अच्छा, लास्ट टाइम अराउंड हमने क्या स्टार्ट किया था, हमने एरर्स बिल्कुल ही स्टार्ट किए थे। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बस हमने देखा था कि एरर्स होते क्या हैं और इनको हमने सॉल्व किस तरह करना होता है, और मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं एरर्स वगैरह के अंदर, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी डिस्कस्ड। और इसके अंदर हमने ये देखा था कि जो अनसर्टेनिटी होती है ना, अब एक बहुत कॉमन सी टर्म है जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स के अंदर टेस्ट हो रही होती है। अब ये जो टर्म अनसर्टेनिटी होती है, इसको आप कहते हैं क्या, वो ये बेसिकली क्या करता है, इट गिव्स अस अ रेंज ऑफ वेयर द ट्रू वैल्यू लाइज। अब इसका क्या मतलब है, अब मैंने एक छोटी सी यहाँ पे ना एग्जांपल दी थी आप लोगों को कि लेट्स सपोज आपके पास एक शुगर का कैन है या आपके पास एक बॉटल कोक का, आपके पास ना कोक की बॉटल है आपके पास। अब अगर आपके पास एक कोक की बॉटल है तो हम नोटिस कर सकते हैं कि जब भी आप कोई भी अपना कैन पकड़ के ले आओ, कोई भी पैकेट पकड़ के ले आओ, कोई भी प्रोडक्ट ले लो जो कि कैन प्रोडक्ट हो या कोई और किसी तरह का प्रोडक्ट हो, तो आप उसके अंदर देख सकते हैं कुछ इस तरह की वैल्यू लिखी होती है, साथ में एक वैल्यू लिखी होती है और उसका प्लस माइनस कुछ और छोटी सी वैल्यू लिखी होती है। तो इस चीज़ का मतलब क्या होता है, ये आपके पास होती है अनसर्टेनिटी होती है। अब ये अनसर्टेनिटी आती क्यों है, अब आपकी जो कोका कोला की कंपनी है ना, वो आपको कहती है कि हम हर कैन के अंदर जो शुगर डालते हैं वो हम 200 ग्राम शुगर डालते हैं, ठीक है। दिस इज़ व्हाट दे से, बट ऑब्वियसली बात है, इवन इफ दे ट्राई एडिंग 200 ग्राम्स ऑफ शुगर एवरी सिंगल टाइम, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम कि वो हर वक्त 200 ग्राम्स एक्यूरेटली उसके अंदर डाल सकें। हो सकता है कभी के बाद कोई जो एक कैन है उसके अंदर उन्होंने 200 ग्राम्स डाल दिया एक्यूरेटली, हो सकता है अगला जो कैन है उसके अंदर उन्होंने 199 ग्राम्स ऑफ शुगर डाल दिया, हो सकता है अगले कैन के अंदर 198 ग्राम्स उन्होंने शुगर डाल दिया, हो सकता है उस अगले वाला जो कैन है उसके अंदर 201 ग्राम्स शुगर डाल दिया। तो ये आपके पास होती है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी आती क्यों है, बिकॉज ऑफ नेचुरल रीजन्स। अब हम सब कौन है, हम सब इंसान हैं, हम सब से गलती होती है, ऊपर नीचे ऊंच नीच हमारे पास हो जाती होती है, ऊपर नीचे कोई भी हमारी जो क्वांटिटी होती है वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो जाती होती है। तो इस तरह के हमारे पास जो मेजरमेंट्स के अंदर एरर्स होते हैं वो आ जाते होते हैं। इवन एज ह्यूमंस, अगर मैं लेट्स सपोज मैं रोज़ डिसाइड करता हूँ कि I need to add this much scoop of protein in my shake, तो मैं उसके अंदर क्या करता हूँ, मैं एक स्कूप ऑफ प्रोटीन ऐड करता हूँ उसके अंदर, लेकिन जारी हर रोज़ थोड़ी ना हो सकता है मैं पूरा एक करेक्ट एक्यूरेट एक स्कूप में ऐड करूँगा। हो सकता है कभी कभार मैं उसके अंदर निकालने में मेरे से मिस्टेक हो जाए, थोड़ा सा स्कूप मेरा कम रह जाए, हो सकता है कभी कभार थोड़ा सा मेरा जो स्कूप है वो ओवरफ्लो कर जाए। तो इस तरह करके आपके पास एरर्स हो सकते हैं। और इवन अगर आप घर में कुछ बना रहे होते हो, आप बिरयानी बना रहे हो, आप कुछ और बना रहे हो, तो हो सकता है कभी कभार आप मसाला एकदम से एक्यूरेट डाल दो, जो जितना आपने डालना है, आप 2 चम्मच मसाला डाल दो, हो सकता है आप दोबारा 2 चम्मच मसाला डालने लगो लेकिन थोड़ी सी क्वान्टिटी कम हो जाए एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम, या ज़्यादा हो जाए एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम। तो ये होता है अनसर्टेनिटी, एंड इट अराइजेज बिकॉज ऑल ऑफ अस आर ह्यूमंस एंड ऑल ऑफ अस मेक मिस्टेक्स। तो मिस्टेक्स नहीं है खैर, लेकिन ऊपर नीचे थोड़ी बहुत तो हो जाती होती है ना, आपको एक्यूरेट चीज़ कभी भी नहीं मिलती। तो वो क्या कहते हैं, वो दुकानदार ये कहते हैं कि हमारी जो ट्रू वैल्यू है ना, जो हम शुगर डालना चाहते हैं, जो हम रेकमेंड करते हैं, और जो हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर शुगर हमने सेट की हुई है वैल्यू कि ये इतनी शुगर होनी चाहिए हर प्रोडक्ट के अंदर, वो कहते हैं 200 ग्राम्स ऑफ शुगर होनी चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है, बिकॉज दे आर अ कंपनी एज वेल एंड द कंपनी इज़ रन बाय ह्यूमंस, और ह्यूमंस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाता होता है, या मशीन से भी ऊपर नीचे हो जाती होती हैं चीज़ें। तो वो कह रहे हैं +-2 का हमने मार्जिन दिया हुआ है। हो सकता है आपके पास 200 की जगह कभी कभार किसी कैन के अंदर 202 ग्राम्स हो, 201 ग्राम्स हो, 199 ग्राम्स हो या 198 ग्राम्स हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो वो इतना मार्जिन आपको देते हैं एरर का। अब आप लोगों ने अपने मार्किंग स्कीम देखी हो, ग्राफ के जो स्पेशली क्वेश्चन होते हैं, जब आप ग्रेडियंट निकालते थे मैथ्स के अंदर या फिजिक्स के अंदर, तो वहाँ पे क्या वैल्यू आती थी, वहाँ पे आपको एक वो करेक्ट वैल्यू देते थे मार्किंग स्कीम वाली, और साथ में वो कहते थे ब्रैकेट के अंदर या प्लस माइनस के अंदर वो कहते थे कि आपकी अगर जो आंसर है वो इतनी रेंज में भी लाई कर रहा है ना, तो तब भी दुरुस्त है, परेशान नहीं होना आपने, तब भी आपका आंसर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। बिकॉज ग्रेडियंट निकालते हैं, पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, तब भी ऊपर नीचे तो हो जाता है कुछ, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर नहीं आ सकता। तो इस वजह से उन्होंने आपको इवन रेंजेस वगैरह भी वो आपको इसलिए देते हैं। तो जो मार्किंग स्कीम्स के अंदर रेंज भी दी होती थी ना हमें आंसर्स की, वो भी एक अनसर्टेनिटी ही है। तो अब इसके अंदर जो याद रखने वाली चीज़ें वो ये है कि जो आपके पास सबसे बड़ी वाली वैल्यू होती है ना, और सबसे पहली वाली जो वैल्यू होती है उसको आप कहते हैं ट्रू वैल्यू, और इसको आप हमेशा लेबल करते हो एज x0। अब x आपके पास एक वेरिएबल है एंड दिस वेरिएबल कैन चेंज, x की जगह y हो सकता है, x की जगह z हो सकता है, x की जगह n हो सकता है, m हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक जो चीज़ कॉमन रहेगी वो ये आपका छोटा सा सर्कल रहेगा जिसको आप कहते हैं नॉट। इसको आप कहोगे x0, y लिखोगे तो उसको कहोगे y0। तो ये जो नॉट होता है इट रिप्रेजेंट्स ट्रू वैल्यू। अब जो सेकंड वाली वैल्यू आती है प्लस माइनस के बाद जो आपने लिखी हुई है ना वैल्यू, छोटी वाली वैल्यू 2 ग्राम्स,
ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, मतलब आपके पास ऊंच नीच इतनी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, आप भी इंसान हो, आपको भी थोड़ा सा मार्जिन वो देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर इतनी ऊंच नीच हो जाए तो इट्स फाइन। अब जारी सी बात है, मैं भी अगर आप लोग का टीचर हूँ तो मैं किसी से हो सकता है मैं जो मेरा टॉपर वाला बच्चा हो मैं उसको कहूँगा कि तुमने 50 मार्क्स में से लेट्स सपोज 45 मार्क्स तो एम करने हैं, लेकिन साथ साथ मैं उसको ये भी कहूँगा अगर उस बेचारे के नंबर 45 नहीं आते, उसके 44 नंबर आ जाते हैं, उसके 43 नंबर आ जाते हैं, तो मैं उसको कहूँगा चलो कोई बात नहीं, तुमने टारगेट के क्लोज तो है। मैं ये तो नहीं करूँगा कि मैं उस बच्चे को डांटने लग जाऊँगी, भाई मैंने तुम्हें कहा था 45 मार्क्स लाने हैं और तुम 43 ले आए, तुम्हें शर्म नहीं आती। मैं इसको इस तरह थोड़ी ना कहूँगा, बिकॉज जारी सी बात है मैंने उसको भी थोड़ा सा मार्जिन देना है, वो भी इंसान है। तो ये आपके पास होती है अनसर्टेनिटी। जो मुझे लगता है वो मार्क्स अचीव कर सकता है, मुझे लगता है 45 आउट ऑफ 50 आराम से ले सकता है, लेकिन अगर 45 से 1-2 नंबर कम आ भी गया ना तो मैं उसको डांटने नहीं बैठ जाऊँगा, दैट शुड बी एक्सेप्टेबल एज वेल। और इसी तरह अगर मेरा कोई लेट्स सपोज टॉपर बच्चा नहीं होता, थोड़ा सा बॉटम टियर का बच्चा होता, उसको मैं कहता चलो 50 में से एटलीस्ट 25 मार्क्स तो लाऊँ ना, तो अगर वो 25 की बजाय लेट्स सपोज 26 ले आता है, ज़्यादा ले आता है, या 24-23 ले आता है, तो मैं उसको डांटने नहीं लग जाऊँगा, मैं उसको बल्कि अप्रिशिएट करूँगा, ठीक है तुमने जो ब्रैकेट मैंने तुम्हें कही थी उसमें तुमने पूरा तो फुलफिल तो तुमने किया ना। तो ये होता है आपके पास अनसर्टेनिटी का पूरा कॉन्सेप्ट होता है। अब बिफोर वी डाइव इनटू दिस पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, एक होता है हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, एक होता है हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब अभी मैं वैसे स्पॉइलर अलर्ट दे दूँ, यू गाइज आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, ये वाली अभी चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आएगी, तो इसको अब्जॉर्व करो अनटिल एंड अनलेस आई डू क्वेश्चंस, ये चीज़ समझ नहीं आने वाली। तो अभी इसको बस अब्जॉर्व करते जाओ, जो मैं चीज़ें यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, और देखते जाओ, बस जो मैं चीज़ें लिखवा रहा हूँ उनको याद रखो, देखते जाओ, लेकिन समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज समझ इतनी उसकी खास आने नहीं वाली अभी, अनटिल एंड अनलेस वी डू क्वेश्चंस। तो सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पर आती है वो आपके पास आती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आती है। अनसर्टेनिटी निकालने के भी ना दो तरीके होते हैं आपके पास, एक होता है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी वाला तरीका और एक होता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी वाला तरीका। दोनों सेम ही तरीके होते हैं, बस परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो आप। लेकिन इन दोनों को हम बारी बारी ना हम इनको देखते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में क्या होता है कि लेट्स सपोज वो आपको क्या कह रहे हैं, आपके पास एक इक्वेशन है, अब ये इक्वेशन की नहीं समझ आएगी, ठीक है, तो परेशान नहीं होना, अभी बस देखते जाओ, अब्जॉर्व करते जाओ। तो यहाँ पे एक इक्वेशन आ रही है आपके पास, वो कहती है z = x+1। अब आपके पास z क्या है, z बेसिकली आपके पास कंबाइंड एक वैल्यू है और इसके अंदर x आ रहा है और इसके अंदर आप y ऐड कर रहे हो। अब मैंने करना क्या है, अब आपने दो यहाँ पे इक्वेशंस ऐड कर दी ना, तो जब भी आपने यहाँ पे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालनी होती है ना, तो आप इसके फार्मूला को आपने लेट्स सपोज फाइंड करनी है z की अनसर्टेनिटी। अब z वैल्यू है, लेट्स सपोज आप कह लो जो z आपके पास वैल्यू है ना, वो आपके पास है शुगर की वैल्यू है उसके अंदर, ठीक है, बल्कि इसको हम रहने देते हैं, हम इसको कहते हैं कि ये आपके पास ना है, इसको आप कह लो, बल्कि इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, आप इसको कह लो ये जो आपके पास है ना, ये आपके पास है C और यहाँ पर आपके पास आ रहा है P एंड देन यहाँ पर आपके पास आ रहा है C। अब ये जो है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कार्ब्स को, थोड़ा सा मैं इसको अंडरस्टैंडेबल बनाता हूँ, ये कार्ब्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटीन को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी कैलोरीज़ को, ठीक है। तो ये आपके पास एक बेसिक इक्वेशन है जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगी, या क्वेश्चन देख के आप आराम से बना सकोगे, तो वो कोई मसला नहीं होगा। तो वो कह रहे हैं कि आप अगर प्रोटीन डालते हो और कैलोरीज डालते हो, कार्ब्स डालते हो, उनको कंबाइन करते हो तो आपके पास कितनी कैलोरीज बनती है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है। और हमने करना क्या है, क्वेश्चन के अंदर सवाल ये है कि आपने कैलोरी की अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। मतलब कैलोरी भी अब आपके पास जारी सी बात है, हर खाने की कैलोरी आपके पास ऊपर नीचे हो सकती है। आप अगर आप लोग जिम जाते हो तो आप लोग ये थोड़ी ना कर सकते कि आपने एग की प्रोटीन आपने इंटरनेट पर सर्च की और इंटरनेट कहता है कि एग के अंदर प्रोटीन होता है 13 ग्राम्स। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में भी जो एग पड़ा होगा वो आपको 13 ग्राम्स ही प्रोटीन देगा, हो सकता है वो 12 ग्राम्स प्रोटीन दे दे, हो सकता है वो आपको 14 ग्राम्स प्रोटीन दे दे। वो भी एग पे डिपेंड करता है कि एग की क्वालिटी किस तरह की है और आपने एग को किस तरह खाया है, तो उन चीज़ों पे वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि कितना उसके अंदर प्रोटीन आपका निकलेगा। तो इसमें भी ऊंच नीच आ जाती है। तो जारी सी बात है, अगर प्रोटीन भी आपका डिफरेंट हो सकता है, कैलोरी कार्ब्स भी डिफरेंट हो सकते हैं हर इक्विपमेंट के, तो कैलोरीज में भी थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी आ जाएगी। हो सकता है एक आपके पास एग हो, उसके अंदर कैलोरी 100 हो, दूसरा एग हो, उसके अंदर कैलोरी हो 110 हो, तो थोड़ा सा एरर आ सकता है। तो आपने क्या करना है, कैलोरी की अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। जिस तरह हमने यहाँ पे शुगर की अनसर्टेनिटी हमने फाइंड की थी ना, 2 ग्राम्स ±2 ग्राम्स, आपने कैलोरी की भी अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है कि इसके अंदर मैक्सिमम कितना हम इसको मार्जिन दे सकते हैं एरर का। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपने यहाँ पे एक इक्वेशन बनानी है
और इक्वेशन को आप क्या कहोगे, आप यहाँ पे लिखोगे c, और c को आप ना यहाँ पे, बल्कि इसको ना आप यहाँ पे करो, इस इक्वेशन को आप डायरेक्टली आप इस इक्वेशन को लिख दो। एक मिनट थोड़ा सा ना लैग कर रहा है कंप्यूटर, लेट मी वेट इट। अच्छा, इसमें आप इसको लिख सकते हो कि c को आप अभी डायरेक्टली ऐसे ही लिख दो, और इसके बाद आपके पास यहाँ पे p आ रहा है। अब जो भी आपके पास सब्जेक्ट होगा ना इक्वेशन का, उस इक्वेशन के सब्जेक्ट को आपने एज इट इज़ लिखना है, और फिर उसके बाद जो इक्वल्स टू के बाद सारी चीज़ें आ रही हैं ना, उनकी अलग-अलग आपने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। इसकी प्रोटीन की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड करोगे तो वो क्या हो जाएगी, आपने ऊपर लिखना है डेल्टा पी, मतलब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ प्रोटीन ओवर पी नॉट। पी नॉट का मतलब है ट्रू वैल्यू ऑफ पी। अब ये एज इट इज़ आपने लिखी है। अब इसी तरह कैलोरी की भी जो आएगी, कैलोरी के ऊपर आप लिख दो डेल्टा सी, मतलब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ कैलोरी, और सी नॉट ट्रू वैल्यू ऑफ सी। अब ये वाली जो इक्वेशंस है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और जो ट्रू वैल्यू है, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, इसको आपको कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ये चीज़ करते हो ना, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप आराम से जो आपके पास अनसर्टेनिटी आ रही है ना, सी की अनसर्टेनिटी आ रही है, वो आप आराम से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। जो भी इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ रही है, यू कैन कैलकुलेट दैट। तो इस तरह करके आपके पास इसकी अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अब इसको और भी तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। अभी देखो, परेशान नहीं होना, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना इसको देख के। अभी क्वेश्चन हम करेंगे ना, एवरीथिंग विल मेक सेंस। बस ये याद कर लो कि अगर इस तरह इक्वेशन आ जाए तो हम उसको इस तरह अरेंज करते हैं। एक ऐसे अरेंज कर सकते हैं, और दूसरा तरीका इसको अरेंज करने का ये हो सकता है कि आप इसको अरेंज कर दो, आप सी को भी इसकी तरह कन्वर्ट कर दो। आप सी में भी आप यहाँ पे लिख लो डेल्टा सी ओवर सी नॉट इक्वल्स टू डेल्टा पी ओवर पी नॉट प्लस डेल्टा सी ओवर सी नॉट। तो इस तरह करके भी आप इक्वेशन को कर सकते हो। अगर आपने सी के अंदर कोई स्पेसिफिक चीज़ फाइंड करनी हो, अब इस इक्वेशन का फ़ायदा क्या है, जो मैंने सेकंड इक्वेशन यहाँ पे लिखी है ना, इसका फ़ायदा ये है कि क्योंकि आपने सी को यहाँ पे एक्सपैंड कर दिया, तो नाउ यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट द ट्रू वैल्यू ऑफ सी एज वेल। अगर आपको ट्रू वैल्यू सी की फाइंड करनी है तो वो आप कर सकते हो, और आपने अगर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है तो वो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे ना दो चीज़ें होती हैं, एक आपके पास होता है यहाँ पे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है, और एक जो चीज़ होती है आपके पास वो होती है ट्रू वैल्यू होती है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट किया, और आपने करनी है अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। तो आप क्या करोगे, जो भी यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है ना, इसकी अनसर्टेनिटी का आंसर आ रहा है, उसको आप मल्टीप्लाई करवा दो ट्रू वैल्यू के साथ, और आपके पास इसकी अनसर्टेनिटी आ जाएगी। बल्कि इसका ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये वाली जो इक्वेशन हमने लिखी है ना, इसको बिल्कुल ही आप डिस्कार्ड कर दो। यू कैन जस्ट मेक डू विद दी सेकंड इक्वेशन दैट वी रोट। इस इक्वेशन से आप सारे अपने काम कर सकते हो, तो इसको इग्नोर करो। दिस इज़ जस्ट गोइंग टू कन्फ्यूज़ यू गाइज, तो इसको इग्नोर करो, इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, वी कैन डू एवरीथिंग विदाउट दिस। तो इसको यहाँ पे लिख लो, और इसको हम कर लेते हैं बस ये नंबर 1 ही है हमारे पास, जो भी फार्मूला है या जो भी चीज़ है। बताओ अली। सर जब हमारे पास आपने जो वो चीज़ें ऐड हुई है, तो हम सिंपल उनकी अनसर्टेनिटी ऐड करेंगे ना, जब मल्टीप्लाई हो गया तो फिर मल्टीप्लाई तब भी हम ऐड करते हैं। अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन है तब भी ऐड करेंगे, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तब भी ऐड करेंगे। ठीक है, एक इस केस में तो हम सिर्फ अनसर्टेनिटी ऐड करेंगे ना, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी नहीं करेंगे। एक मिनट, हाँ सही कह रहे हो, यस यू राइट। अगर हमारे पास खाली ये वाली केस आ रहा हो ना, तो हम जितना भी इसके अंदर एरर्स आ रहे हैं ना हमारे पास, हमने वो डायरेक्टली जो भी एरर्स आ रहे हैं वो हम ऐड कर देंगे। तो उनको हम डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो भी हमारे पास इनकी अनसर्टेनिटी आ रही है उनको ऐड करें और हमारे पास हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर डिवीजन हो रहा है या मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो फिर हम ऐसे जो काम है ना वो हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंस आ जाता होता है, लेकिन उसमें भी ये होता है जो आपके पास प्लस वाली यहाँ पे चीज़ें होती हैं ना, प्लस वाली चीज़ों में भी उन्होंने आपको ये अनसर्टेनिटी ऑलरेडी आपको दी गई होती है, तो वो खुद ही वो आपको दे देते हैं। तो ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन चलो इसको ना हम ऐसे करते हैं, सेपरेटली कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे ये वरना फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसको हम नीचे ले आते हैं, इसको खाली डिवीजन वगैरह वाली चीज़ों के साथ करेंगे, और जो इस तरह की प्लस वाली चीज़ें आ जाती हैं उसमें जो भी हमारे पास ट्रू वैल्यू आ रही है ना उसको बस हमने ऐड कर देना है। अच्छा, अगर इस तरह की इक्वेशन आ रही है ना, प्लस वाली इक्वेशन आ रही है, माइनस वाली इक्वेशन आ रही है, तो आप इसको बस ऐसे करो, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग दिस मेथड आप उसको ना यहाँ पे इस तरह करके लिख लो। आपने सी की लेट्स सपोज ट्रू वैल्यू फाइंड करनी है, तो सी की ट्रू वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो आप पी की ट्रू वैल्यू को ऐड कर दो, और आप जो सी की ट्रू वैल्यू आ रही है उसको आप ऐड कर दो। और अगर आपने सी की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है ना, तो आप
पी की अनसर्टेनिटी ऐड कर दो और इसी के साथ साथ आप जो इसकी अनसर्टेनिटी आ रही है वो आप ऐड कर दो डायरेक्टली। तो ये दो आपके पास ना फार्मूलाज बन जाएंगे फॉर एडिशन वाले कामों के लिए। तो इसको मैं करता हूँ। अभी मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रही हैं सारी चीज़ें, बट जस्ट वेट अंटिल यू गेट टू द क्वेश्चन, सारी चीज़ें विल मेक सेंस। नहीं सर, सिर्फ ये बताएं कि इंटरनेट का मसला आपकी तरफ से है या बाकी बता सकते हैं। साइम और सारा आप लोग बता दो, मुझे बता दो अगर इंटरनेट मेरी तरफ से इशू आ रहा है तो मैं चेंज कर सकता हूँ। दो होते हैं मेरे पास। क्या मतलब समझूँ इसका? साइम है इंटरनेट का इशू या नहीं है? थम्स अप भेजा, इट्स ओके। अच्छा चलो सही है। सारा आप भी बता दो, इज़ इट ओके आवाज़ वगैरह और विजुअल? ओके चलो फिर अली आपका फिर इशू है, रीजॉइन करके देख लो। अच्छा ये शेप क्यों नहीं बन रही? एक मिनट। अच्छा इसके अंदर आपके पास ना एक ये वाला आपके पास पार्ट बन जाएगा, और जो ये वाली चीज़ है उसमें आप इसको डिवाइड कर सकते हो। इसके अंदर ये दो तरह के ना आपके पास यहाँ पे फार्मूला बन जाएंगे, बट ये दो फार्मूलाज आपके पास सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल होंगे जब आप बात कर रहे हो एडिशन की बात कर रहे हो या आप बात कर रहे हो सब्ट्रैक्शन वगैरह वाली चीज़ों की बात कर रहे हो, ठीक है। अदर देन दैट दे आर नॉट गोना वर्क। तो यहाँ पे आप, मैं साइड पे ना इसका नोट लिख देता हूँ, ओनली वर्क्स फॉर सब्ट्रैक्ट, बल्कि साइड पे हम ना इसको कर लेते हैं। एक ये वाली हमने इक्वेशन कर ली, एडिशन वाली हमने कर ली यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास एडिशन। एडिशन में आप इस तरह करते हो, अगर एडिशन वाली इक्वेशन आ रही है, ऊपर देखो एडिशन हो रही है, ठीक है, तो आपने ऐसे कर लेना। अगर एडिशन नहीं होगी, लेट्स सपोज आपके पास ना कोई और यहाँ पे चीज़ आ गई, आपके पास इक्वेशन अब आ गई है यहाँ पे। अब मैं रैंडम सी कोई इक्वेशन बना लेता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आपके पास आ रहा है z, और z के अंदर आ रहा है x एंड देन -y। अगर ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर भी आपने सेम चीज़ करना है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रही है। तो अगर z की ट्रू वैल्यू आपने फाइंड करनी है तो z0 लिखो, यहाँ पे x0, और इसको आप माइनस कर लो इससे। तो इस तरह करके आपने इन सबको माइनस करना है तो आपके पास ये आ जाएगा। तो इसका जो पहला फॉर्मूला है आपके पास सब्ट्रैक्शन में, वो फिर क्या बन जाएगा? वो फिर ये बन जाएगा आपके पास। तो ये हो गया आपके पास सब्ट्रैक्शन। और इसके बाद जारी सी बात है, अगर आपने इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है तो उसमें आप यहाँ पे डेल्टा z लिखो, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डेल्टा x, एंड देन यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डेल्टा y आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा y को सही कर लेता हूँ। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब इसको ब्लॉक में कर लेते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। अच्छा, अब जो ये वाली चीज़ें हैं ना, ये वाले जो ब्लॉक्स हमने अभी अभी किए हैं, ये वाले ब्लॉक्स है यूज़ फॉर सब्ट्रैक्शन। ये आप सब्ट्रैक्शन के लिए करते हो। वैसे तो अगर एडिशन समझ आ गई तो सब्ट्रैक्शन भी आप लोग खुद कर लो, इतना कोई मतलब कंफ्यूजिंग चीज़ नहीं है। बस ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं। अब ये स्टेप्स ना बिल्कुल मेमोराइजेशन वाली चीज़ें हैं जो कि आपने यहाँ पे करनी है। मतलब मेमोरी भी इसको करने की ज़रूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज यू रिमेंबर चीज़, आप लोग के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब जो लास्ट चीज़ आपके पास आती है ना, ये मैंने लास्ट जो चीज़ मैंने करवानी है उसका फॉर्मूला तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया, बट दिस इज़ यूज फॉर एडिशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन वगैरह। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई इस तरह की इक्वेशन आती है, आप कहते हो z आ गया एंड देन इक्वल्स टू x ओवर y हो रहा है, या तो ऐसी इक्वेशन आ गई है या तो कुछ और इक्वेशन आ गई है, तो आपने क्या करना है, आपने फिर ना ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो बल्कि इसको थोड़ा सा अब हम चेंज करेंगे बिकॉज वैल्यूज़ हमारे पास चेंज हो गई है। अब यहाँ पे z आ रहा है तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा z की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर z0, और यहाँ पर आपके पास आ रहा है x आ रहा है, तो पहले x लिख लो, डेल्टा x ओवर x0, और यहाँ पर आपके पास y आ रहा है तो यहाँ पर आप लिख लो डेल्टा y ओवर y0। एंड दिस इज़ यूज फॉर, दिस सेम फार्मूला इज़ यूज फॉर बोथ। आपके पास डिवीजन हो गई, डिवीजन के लिए भी ये यूज़ होता है, और आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन होती है उसके लिए भी ये यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें मैं और एग्जांपल नहीं करवाऊँगा बिकॉज ये सेम ही है, मल्टीप्लिकेशन।
तो ये आपके पास ना बेसिक कुछ रूल्स हैं टू फाइंड फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। और अब ये ज़रूरी इसलिए होती है, अब हमने ऊपर बात की थी ना, जिस तरह यहाँ पे शुगर आ रहा है, शुगर की ट्रू वैल्यू थी x0, तो अगर लेट्स सपोज आपके पास इस तरह की कोई इक्वेशन है, आपने कैलोरीज़ का ट्रू वैल्यू फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, आप p की ट्रू नॉट को ऐड कर दोगे, c की ट्रू नॉट को ऐड कर दोगे, तो कैलोरी की ट्रू वैल्यू आ जाएगी। और अगर कैलोरी की आपने फाइंड करनी है प्लस माइनस वाली वैल्यू, मतलब जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ रही है, तो व्हाट यू कैन डू इज आप यहाँ पे कैलोरी की जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उसके अंदर आप ऐड कर दो प्रोटीन की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और कार्ब्स की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, तो आपके पास कैलोरीज की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ जाएगी। इस तरह कर सकते हो। बाकी माइनस के लिए वही है, माइनस कर दो इक्वेशन को। और इसके लिए अगर करना है तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं, और उसमें ये होता है, उसमें आप सबसे पहले जी जो आ रहा है सब्जेक्ट को आप पहले ऊपर आप लिख दो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, मतलब डेल्टा जी ओवर जी नॉट, मतलब जी की ट्रू वैल्यू, और यहाँ पर एक्स आ रहा है तो यहाँ पे लिख लो एक्स, आपके पास वो आ रहा है डेल्टा एक्स ओवर एक्स नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर वाई नॉट। एक और चीज़ यहाँ पे ना आपने पावर्स का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। अगर आपके पास लेट्स सपोज यहाँ पर आ रहा है पावर इसकी आ रही है 2 आ रही है, अगर इसकी गलती से पावर 2 आ जाए ना, तो आप पता क्या करोगे, अगर इसकी पावर 2 आ गई तो आपने इस पूरी स्टेटमेंट को, ये जो x आ रहा है, x वाली जो खाली चीज़ आ रही है, सिर्फ खाली x वाली चीज़, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना है। बाकी y की जो पावर है 1 आ रही है, तो इट डज़ नॉट मैटर, y की पावर 1 है तो इट डज़ नॉट मैटर, वो 1 मल्टीप्लाई होकर वैसे ही सेम रिजल्ट आएगा आपके पास, तो उसमें इतना कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो ये होता है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास। अब दिस वुड लुक वेरी वेरी इजी व्हेन वी डू दी क्वेश्चंस, अभी बस ओवरवेलमिंग होंगे, इसके बाद जैसे ही हम पहला क्वेश्चन करेंगे ना, ऑल ऑफ दिस वुड बिकम एक्सट्रीमली ईजी। तो अब एक, लेकिन इससे पहले ना एक आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी वाली भी चीज़ आती है, तो वो हमने यहाँ पे देखनी है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी आपके पास ना बिल्कुल एग्जैक्ट सेम यही चीज़ है, बस उसके अंदर ना परसेंटेजेस का यूज़ होता है, परसेंटेजेस आ जाती है इंस्टेड ऑफ खाली न्यूमेरिकल वैल्यूज़, यू गॉट परसेंटेजेस। तो अगर ये लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे इस तरह की ये वाली सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इनको आपने बारी बारी 100 से मल्टीप्लाई करवा देना है, या अगर आपके पास ये वाली वैल्यूज़ आ रही हैं तो ऑलरेडी आपके पास परसेंटेजेस में वैल्यू हो सकता है गिवन हो आपके पास। तो इसमें हम देख लेते हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी में हमारे पास क्या होता है, वो भी सेम ही चीज़ है, बिल्कुल अनसर्टेनिटी सेम चीज़ होती है, बस परसेंटेज और फ्रैक्शनल में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो इसको अगर हम देखें तो इसमें मैं ये वाली ऑप्शंस वैसे नहीं करवाऊँगा बिकॉज ये तो बहुत आसान है, लेकिन चलो एक दफ़ा हम कर लेते हैं इसको। इसमें आप क्या कर सकते हो, आपने अगर फाइंड करनी है अनसर्टेनिटी जो भी होगी, तो ट्रू वैल्यू के लिए तो आप सेम चीज़ ही करते हो। आपके पास अगर इस तरह की इक्वेशन आ रही है ना, बल्कि मैं कॉपी पेस्ट इसको करता हूँ, कॉपी पेस्ट करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ, बिकॉज मोस्टली सेम चीज़ नहीं है, इसमें कोई इतना वो फ़र्क नहीं आ रहा। तो सेम थिंग्स आर गोइंग टू कम हेयर, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे ऊपर, और थोड़ा सा नीचे कर, अच्छा इसको अब हमने यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पे फ़र्क क्या आएगा, जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू के अंदर तो परसेंटेज नहीं होती, बिकॉज ट्रू वैल्यू तो न्यूमेरिकली होती है, राइट। ट्रू वैल्यू के अंदर नॉर्मली परसेंटेजेस वगैरह नहीं आ रही थी, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपने ये फाइंड करनी है ना, लेट्स सपोज आपने इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप जो परसेंटेजेस आ रही हैं वो आप बल्कि इसको एज इट इज़ ना यहीं पर ही आप लिखे रहने दो, लेकिन अगर आपने परसेंटेजेस ऐड करनी है तो वो उनको आप ऐड इस तरह कर सकते हो कि जो भी पी की परसेंटेज आ रही है उसको सी की परसेंटेज के अंदर ऐड करो, तो आपके पास कैलोरी की परसेंटेज आ जाएगी। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि अगर आपने कैलोरी की परसेंटेज यहाँ पर ऐड करनी है ना, तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, आप इसके अंदर इसकी परसेंटेज ऐड कर लो, इसकी जो भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ रही है, और फिर इसकी ऐड कर लो, तो ये आपके पास एक फार्मूला बन जाएगा। और अगर आपने इसी तरह करना है, इसी फार्मूले से करना है, तो पहले इन सबको ऐड कर लो आप, फिर ऐड करने के बाद उनको मल्टीप्लाई कर लो 100 से, ठीक है। तो ये एक और तरीका हो सकता है आपके पास। तो इसमें हम इसको थोड़ा सा क्लोज लेकर आते हैं, ये जो हमारे पास बॉक्सेस आ रहे हैं, और इनको हम फिर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 से। तो ये जो बॉक्सेस आ रहे हैं इनको अपना बस मल्टीप्लाई कर दो 100 से। 100 से क्यों मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, और इसके साथ भी हमने फिर वही सेम कहानी करनी है। तो यहाँ पर आप इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपके पास ये वही बन जाएगी, फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी बन जाएगी। और इसको आप कर दो चेंज कर दो आप जी परसेंटेज के अंदर सेम कर दो। अब एक और बात, अगर आपने वापस इसको जी परसेंटेज को आपने वापस कन्वर्ट करना है
डेल्टा के अंदर, तो आप क्या करोगे, आप 100 को डिवाइड कर दोगे तो ये डेल्टा में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें इतना कोई वो मुश्किल बात नहीं है, ईजिली दीज क्वेश्चन कैन बी डन। बस इनकी प्रैक्टिस जो है ना वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो आई एम रियली ट्राइंग हार्ड के जल्दी से हमारा ये हो जाए, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं, बिकॉज दैट्स व्हेन यू गाइस आर गोना बिल्ड रियल कॉन्सेप्ट्स। तो इसको हम इस तरह कर देते हैं, ये चीज़ होगी। और अब बस ये वाली चीज़ आ रही है, इसमें भी ये वाली चीज़ सेम है, बस 100 का डिफरेंस आता है यहाँ पे। अच्छा, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप ऐसे कर सकते हो कि थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, यहाँ पे इसको साइड पे लेके जाते हैं। अच्छा, इसमें ना दो तरीके हो सकते हैं आपके पास। एक तरीका आपके पास ये हो सकता है कि आप इनको बारी बारी इंडिविजुअली 100 से मल्टीप्लाई करवा दो, या हो सकता है पहले सबका कॉम्बिनेशन लो और उसको 100 से मल्टीप्लाई करवा दो। आसान तरीका ये है कि सबको ना आप सबको पहले ऐड कर लो, फिर एंड में आप उसको ना मल्टीप्लाई करवा दो 100 से। तो ये आपके पास एक आसान कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हो, इस तरह ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और इसको अगर आपने ये करना है, ये आपके पास हो जाएगा z परसेंटेज में कन्वर्ट। बाकी एक छोटा सा मैं यहाँ पे नोट ज़रूर लिख देता हूँ कि अगर लेट्स सपोज यहाँ पर, बल्कि यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे मैं छोटा सा नोट ये लिखूँगा कि अगर आपने z परसेंटेज को, आप z परसेंटेज आ रहा है ना, इसको अगर आप 100 से डिवाइड करोगे ना, तो ये आपके पास वापस किस में आ जाएगा, डेल्टा c और c नॉट में आ जाएगा। एंड दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल द इक्वेशंस दैट वी रोट। आपके पास जो ये वाली इक्वेशन आ रही है उसमें z, इसको भी 100 से डिवाइड करोगे तो डेल्टा z ओवर z नॉट के इक्वल्स टू हो जाएगा। इसको भी अगर करोगे तो डेल्टा z ओवर z नॉट के इक्वल्स टू हो जाएगा। तो बस छोटी सी यहाँ पे ये चीज़ है जो कि मैंने यहाँ पे लिखवाई है, बस पता होनी चाहिए। इसमें इतना कोई वो ख़ास वो परेशान होने वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। इसके बाद हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब बस मुझे थोड़ा सा बस दो टाइम कि मैं क्वेश्चंस यहाँ पे ढूंढ लूँ, बल्कि यहाँ पे पेस्ट किए हुए हैं ऑलरेडी आई थिंक, तो यही कर सकते हैं हम। एक मिनट, लेट मी फाइंड क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस वन। एक तो वैसे ये भी सवाल आ रहा है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, आई थिंक दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, तो ये हम करते हैं। अब देखना आप लोग जो जितने भी लॉजिक्स हैं ना, अगर कोई कन्फ्यूजन थी भी तो वो दूर हो जाएगी इंशाल्लाह इसके बाद। इसलिए मैं अभी आप लोगों से पूछ ही रहा कि वेदर यू अंडरस्टैंड इट और नॉट, बिकॉज इश्यूज़ होंगे अभी। तो अब इसको देखते हैं, इसमें आपने मुझे बताना है कि वेदर यू अंडरस्टैंड इट और नॉट। अच्छा, अब इसमें वो क्या कह रहे हैं, दी साइड्स ऑफ अ वुडन ब्लॉक आर मेजर्ड विद कैलिपर्स, द लेंथ्स ऑफ द साइड आर मेजर्ड एज 20 मिलीमीटर्स, 40 मिलीमीटर्स एंड 10 मिलीमीटर्स। तो ये साइड्स उन्होंने बता दी है। दी कैलिपर्स कैन मेजर विद एन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ 0.1 मिलीमीटर्स। व्हाट इज़ द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द कैलकुलेटेड वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। अच्छा, तो ये उन्होंने हमें डेंसिटी जो है वो उन्होंने प्रोवाइड कर दी है। अच्छा, अब सबसे पहले हम पता क्या करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, हम सबसे पहले एक इक्वेशन बना लेते हैं हमारे पास। हमने क्या करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द कैलकुलेटेड वॉल्यूम, वी नीड टू कैलकुलेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ द वॉल्यूम के अंदर करनी है। तो जिस चीज़ के अंदर हमने फाइंड करनी होती है ना, आवर टारगेट इज़ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम को बल्कि आप v से रिप्रेजेंट कर लो ताकि आसानी हो रिप्रेजेंटेशन में। तो यहाँ पर आप कह दो v इक्वल्स टू, आपके पास इसको आप कह लो, ये आपके पास आ रहा है, आप कह लो l है, ये विड्थ है, ये हाइट है, ठीक है। इस तरह अरेंज कर लो। और यहाँ पर आपके पास फिर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ तक जिस तरह हमने ऊपर इस तरह इक्वेशन हमें यहाँ पे मैंने गिवन की थी उस तरह की इक्वेशन आपके पास आ गई। बट अब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वाली है ये, तो वी ऑल नो व्हाट वी नीड टू यूज़ द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऑफ एवरीथिंग। तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। और अगर इसको मैं रीअरेंज करता हूँ तो आई कैन फाइंड आउट कि मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा v ओवर v नॉट ट्रू वैल्यू, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी डेल्टा l ओवर l नॉट, प्लस आपके पास आ जाएगा डेल्टा w ओवर W नॉट। और ये बाय द वे अगर क्वेश्चन होगा आपका कि मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया बिकॉज एरर्स को आप हमेशा ऐड करते हो। एरर्स को कभी भी आप ना मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करते, यू ऑलवेज ऐड एरर्स। तो यहाँ पे ऐड कर दिया एंड देन यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डेल्टा h ओवर h नॉट। अब इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ कैलकुलेट करो। अब वॉल्यूम की अगर आपने ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वॉल्यूम की ट्रू वैल्यू किस तरह आएगी आपके पास, वो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। v नॉट इक्वल्स टू लेंथ, सब कुछ आपको गिवन है तो आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। बस आपने ऐसे यूनिट्स का यहाँ पे ख्याल रखना है। तो यहाँ पे जो भी इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं वो आप कैलकुलेट कर लो। v नॉट की वैल्यू किस तरह आएगी,
लेंथ को मल्टीप्लाई करो, 40 मिलीमीटर्स आ रहा है, फिर उसके बाद आपके पास 10 विड्थ आ गई, फिर आपके पास हाइट कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो इस सब को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। अब इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर दो, कितने मिलीमीटर्स हैं यहाँ पे, 10⁻³ 10⁻³ एंड देन 10⁻³। तो इसको मल्टीप्लाई करो आप 10⁻³ से, और इसका आप क्यूब ले लो ताकि आपके पास तीनों की कन्वर्जन एक साथ ही हो जाए, ठीक है, थोड़ी सी एफिशिएंट तरीका है। तो यहाँ पे करो 40 × 20 × 10 × 10⁻³ एंड देन क्यूब ले लो। तो इसका जो वॉल्यूम का आंसर आपके पास आएगा ना, वो आपके पास आ जाना चाहिए 8 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे V0 का तो बंदोबस्त हो गया, इसकी वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने बेसिकली ये फाइंड करना है, ये जो आ रहा है ना, ये हमने फाइंड करना है। अब जो लेंथ है आपके पास, अच्छा एक उसने जो चीज़ यहाँ पे बताई ना, उसने कहती कैलिपर्स कैन मेजर विद एन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ 0.1। तो ये सारी चीज़ें आपने कैलिपर से मेजर की हैं। वो कह रहे थे साइड्स ऑफ द वुडन ब्लॉक आर मेजर्ड विद कैलिपर्स। तो इसकी भी जो डेल्टा की वैल्यू होगी वो भी 0.1 होगी, इसकी भी डेल्टा की वैल्यू 0.1 होगी, इसकी भी डेल्टा की वैल्यू 0.1 होगी। मतलब इन सबके जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ आ रही है वो 0.1 होगी, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर मेजर्ड विद कैलिपर्स। तो जाहिर सी बात है दोनों के अंदर सेम ही मार्जिन ऑफ एरर होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि आप कह दो कि आपके पास जो डेल्टा L है और आपके पास डेल्टा H है और जो आपके पास डेल्टा W है वो क्या हो जाएगा, 0.11 मिलीमीटर्स हो जाएगा। ये हो गया। और इसके बाद हमें ये इन सब की वैल्यू पता लगी। अब इनकी ट्रू वैल्यू पता लगानी है। ट्रू वैल्यू उसने ऑलरेडी दी हुई है। ये आपके पास क्या थी, ये L0 ये इसकी ट्रू वैल्यू थी, ये W0 इसकी ये वाली वैल्यू थी, ये H0 इसकी ये वाली वैल्यू थी। तो सब कुछ तो हमें गिवन है। अब हम इसको फार्मूला में पुट कर सकते हैं और हमारा आंसर आ सकता है। तो अब बस हमने ना यहाँ पे इसको सब्जेक्ट बनाना है, इसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं और यहाँ पे इनको प्लग इन करते हैं। यहाँ पे डेल्टा L की वैल्यू क्या, 0.1 मिलीमीटर्स, और ओवर हमारे पास L0 की ट्रू वैल्यू क्या, 40 मिलीमीटर्स। तो यहाँ पर आ जाएगा 40 मिलीमीटर्स, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर्स। ओवर इसके नीचे आपके पास आ जाएगा W0 10 मिलीमीटर्स। तो यहाँ पे हो गया 10 मिलीमीटर्स। एंड देन यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डेल्टा H की जो वैल्यू है वो तो 0.1 होगी, और ट्रू वैल्यू इसकी कितनी है, 20। तो यहाँ पर इनकी जो ट्रू वैल्यूज़ आ रही हैं वो आपके पास क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो ये चीज़ होगी। और इसको हमने क्या करना है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है विद V0 के साथ मल्टीप्लाई करना है। और V0 हमारे पास क्या है, हमने फाइंड किया था 8 × 10⁻⁻6 मीटर्स है। अब इसमें एक क्वेश्चन आपका हो सकता है कि सर हमने यहाँ पर तो हमने SI यूनिट्स को कन्वर्ट किया था, बट वाई नॉट हेयर, वाई डिडंट आई कन्वर्ट दी SI यूनिट्स हेयर। तो इसमें एक सिंपल रीज़न ये है कि ऊपर भी आपके पास मिलीमीटर्स आ रहे हैं, नीचे भी मिलीमीटर्स आ रहे हैं, तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। आपके पास क्या यहाँ पे रह गया, आपके पास खाली रह गया यहाँ पे मीटर क्यूब। तो जो SI यूनिट्स हैं वो आपके पास मीटर क्यूब ही बचेंगे, ठीक है। तो कोई भी ज़रूरत नहीं है इसको कैंसिल आउट करने की। बस ट्रू वैल्यू जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो ना तब आपको ज़रूरत होती है कि आप SI यूनिट्स का ख्याल करो और इन सारी चीज़ों का ख्याल करो, वरना देयर इज़ नो स्पेसिफिक नीड टू डू दैट, ठीक है। एक मिनट बस। ओके, अच्छा अब इसको ना मल्टीप्लाई करवा दो तो आपके पास आंसर आ जाना चाहिए। 0.1/40 करो प्लस 0.1/10 करो। हमने फाइंड क्या करना था वैसे, हमने फाइंड करना था परसेंटेज अनसर्टेनिटी। आई थिंक हमने ज़्यादा यहाँ पे काम कर लिया, बट चलो प्रैक्टिस होगी हमारी। 0.1/20 और इस सब को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है 8 × 10⁻⁻6 है। तो हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो हमारे पास आ जाएगा 1.4 × 10⁻⁷। लेकिन ये ना हमने ज़्यादा यहाँ पे काम कर लिया, हमने इसकी ट्रू वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, लेकिन कोई मसला नहीं है। इसको हम फर्स्ट क्वेश्चन था तो इसमें हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो ये भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रू वैल्यू हमारे पास आ रही है वो कितनी आ गई, 1.4 × 10⁻⁷ मीटर क्यूब हमारे पास ट्रू वैल्यू आ गई इसकी, वो अनसर्टेनिटी वाली वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी अनसर्टेनिटी वाली वैल्यू। हमने क्या करना था, हमने यहाँ पे ना परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करी थी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था कि इन सबको हमने 100 से मल्टीप्लाई करवाना है, और यहाँ पे हमें इसको डेल्टा Z ओवर Z0 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसमें हम फिर ऐसा कर सकते हैं कि ये वाली जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ना,
इसको हम इग्नोर करते हैं और हम खाली यहाँ पे लिख देते हैं फॉर परसेंटेज आप यहाँ पे खाली ये लिखो और इन सबको ना आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करवा दो। आप यहाँ पे लिख दो 0.1/40 प्लस आप कर लो यहाँ पे 0.1/10 और प्लस आप कर लो यहाँ पे 0.1/20 और इस सबको बस ना मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो आपके पास परसेंटेज आंसरिटी आ जाएगी। तो फिर क्वेश्चन वाज इवन मोर ईजियर देन वी डिड। हमने एक्स्ट्रा वर्किंग कर लिया, एक्स्ट्रा चीज़ें हमने फाइंड कर ली उस जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। तो इसको जब हम ऐड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी शुड गेट 1.75 एज आर आंसर। तो 1.75 इज़ गोइंग टू बी आर आंसर। और इसको अगर आप 2SF पे कर दो तो सब कुछ डेटा भी 2SF पे, ये भी 2SF पे, ये भी 2SF पे, तो इसका मतलब ये भी 2SF पे होगा। सिखाई थी ना मैंने O लेवल्स में बातें, 1SF एंड देन 2SF, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.8%, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब मुझे बताओ ये चीज़ सबको समझ आई है? ये हमारे पास यहाँ पे ना बस ये थी ट्रू वर्किंग की। तो ऊपर वाली चीज़ वैसे ही हमने कर ली थी, वो दूसरे क्वेश्चंस में ये अप्लाई हो सकती है चीज़ अगर आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करी या कुछ और, लेकिन असल वर्किंग आपके पास ना यहीं पर ही थी। आपने खाली परसेंटेज फाइंड करनी थी, तो परसेंटेज वाला आपने ये वाला फार्मूला लगाया और आपने आराम से ये चीज़ कैलकुलेट कर ली। तो ये मुझे बताओ, इज़ दिस क्लियर? ये चीज़ समझ आ गई है सबको? कोई इसमें कन्फ्यूजन हो किसी को? सारा साइन तो बताओ। अब मुझसे सवाल पूछो कोई अगर इशू आ रहा है तो। ओके चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसका एंड देन विल सी। अच्छा और भी मैंने क्वेश्चन इसके अंदर पेस्ट किए हैं तो प्रैक्टिस आज हो जाएगी काफ़ी आई थिंक। अब मैं थोड़ा सा स्पीड भी मैं बढ़ा दूंगा, तो अगर कोई इशू आए तो मुझसे ना पूछ लेना। यूएस फिजिक्स ये कर लिया हमने। इसके बाद हमारे पास ये भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करवा रहे हैं, तो ये भी हम देख लेते हैं एक दफ़ा, ताकि पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ वगैरह हो जाए सारी, फिर हम बाकी चीज़ें भी कर लेंगे। अच्छा ये भी चीज़ होगी इसके अंदर। अब हमारे पास ना यहाँ पर आ जाता है ये वाला क्वेश्चन। इसमें वो कहता है अ स्टूडेंट मेजर्स द डेंसिटी रो ऑफ द स्टील बाय टेकिंग मेजरमेंट्स फ्रॉम अ स्टील वायर। तो उसे यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं। ये जो है ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो गया m0, ये आपके पास हो गया डेल्टा m, ये आपके पास हो गया L0, L की ट्रू वैल्यू, ये आपके पास हो गया डेल्टा L, L की अनसर्टेनिटी, ये हो गया आपके पास डेल्टा D, D की अनसर्टेनिटी, और ये होगी D की ट्रू वैल्यू। तो अब आपने क्या करना है, अब आपको उसने इक्वेशन, बल्कि इसमें तो एक और आसान चीज़ कर दी है, उसने आपको इक्वेशन ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है। तो आप ट्रू वैल्यू तो आराम से आप, बल्कि ट्रू वैल्यू की ज़रूरत है नहीं, ज़रूरत है परसेंटेज अनसर्टेनिटी करनी है ना, तो अब इसको डायरेक्ट हम फार्मूला लगा के करते हैं। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डेंसिटी की परसेंटेज, और एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, कॉन्स्टेंट्स को आपने इग्नोर करना है। तो यहाँ पर आप लिख दो कॉन्स्टेंट्स को ना आप यहाँ पे इग्नोर करो, 4 को इग्नोर करो, पाई को इग्नोर करो, तो आपके पास खाली क्या बचेगा, m बचेगा। बल्कि अभी इसको ना हम ऐसे ही लिखते हैं, रो इक्वल्स टू 4m/पाई d²L। तो यहाँ पर आप इसको कैंसिल आउट कर लो, इसको कैंसिल आउट कर लो। तो अब आपके पास जो इक्वेशन है उसकी बेसिस पे आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा डेल्टा m/m, बिकॉज यहाँ पे m आ रहा है, और फिर यहाँ पे आपके पास d भी आ रहा है, तो आपने डेल्टा d/d0 भी कर लेना है। बस इसमें फ़र्क क्या आएगा, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से। 2 से क्यों मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास इसकी जो d की पावर है वो ट्वाइस पावर हो रही है, 2 पावर है। और फिर इसके अंदर आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पर आएगा डेल्टा L/L0। तो ये सारी वैल्यूज़ आपने सेट कर ली, और फिर एट द एंड ऑफ द डे आपने क्या करना है, इन सबको आपने मल्टीप्लाई करना है 100 फॉर परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो इस सबको आप मल्टीप्लाई करो 100 से। तो अब इनकी तो वैल्यूज़ ये तो ऑलरेडी गिवन है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है एक्स्ट्रा हमने, मतलब ना कोई लॉजिक है ना कोई ट्रिक उसने दी है, बस उसने सिंपल सा सवाल दिया। तो यहाँ पे जो डेल्टा m की वैल्यू वो आपके पास 0.1 है, तो यहाँ पर ऊपर लिख दो 0.1 ग्राम्स, और नीचे आपके पास आ जाएगा 6.2 ग्राम्स। ग्राम्स ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गए, फिर आपके पास यहाँ पे 2 आ रहा है। डेल्टा डी क्या है, डेल्टा डी आपके पास है 0.01 मिलीमीटर्स, ओवर आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है 2 मिलीमीटर्स। तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू इसकी है 2 मिलीमीटर्स, एंड देन प्लस इसको करोगे तो डेल्टा एल आपके पास क्या हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर्स, एंड देन डिवाइड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर्स। तो ये चीज़ होगी आपके पास। अब इस सब को आपने क्या करना है, फाइनली इस सब को आपने 100 से डिवाइड करना है, एंड यू शुड गेट योर फाइनल आंसर।
तो इसको जब आप करोगे तो कर लेते हैं कैलकुलेट 0.1/6.2 प्लस 2 इंटू 0.01/2 एंड देन प्लस 0.1/25 इंटू 100। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 आंसर आएगा इसका, ठीक है, 3.012 समथिंग। तो ये होगा 3.012%। 2 SF पे कर लो, 1 SF 2 SF, वैसे ही 3 आ रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको और चीज़ करने की, ठीक है। तो ये आपके पास है, यहाँ पे फाइनल आंसर ये हो जाएगा। तो 3% इज़ द फाइनल आंसर दैट यू कैन गेट। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ सबको क्लियर होगी है? साइम, सारा एंड अली, इज दिस क्लियर? कोई इसमें कन्फ्यूजन हो या प्रॉब्लम हो तो बताओ। ओके चलो सही है। अच्छा एक और यहाँ पे भी सवाल करते हैं। परसेंटेजेस आई थिंक क्लियर होती जा रही हैं, और अगर मुझे एक और परसेंटेज का सवाल मिलता है तो उसको भी अभी कंबाइन करके ही कर लेते हैं। अच्छा ये भी एक परसेंटेज वाला, ये एक थोड़ा सा ना अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी था। और ये वाले क्वेश्चंस, ये वाले भी कर लेते हैं। आई थिंक परसेंटेजेस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो इनको ही ना हम फिर ऐसा करते हैं, पहले हम इन्हें कर लेते हैं। अच्छा ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे आपके पास आ गया एक और क्वेश्चन। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि अ थर्मोमीटर कैन बी रीड टू एन एक्यूरेसी ऑफ +-0.5 डिग्री सेल्सियस। दिस थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर अ टेम्परेचर राइज फ्रॉम 40 to 100। तो इसमें आप ना इनको मेंशन कर लो आप। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास हो जाएगा T0 हो जाएगा, T0 ये हो जाएगा T1। और इसमें जो एक्यूरेसी आ रही है, एक्यूरेसी उन्होंने बता दी। ये जो एक्यूरेसी है ना, ये आपके पास भला पता क्या है, ये आपके पास है T0 की वैल्यू है। तो बल्कि एक मिनट, डेल्टा टी की वैल्यू, सॉरी। तो ये हो जाएगी डेल्टा टी की वैल्यू, डेल्टा T0 की भी हो जाएगी और डेल्टा T1 की भी हो जाएगी, बिकॉज थर्मोमीटर ही 40 डिग्रीज़ रीड कर रहा है, थर्मोमीटर ही 100 डिग्रीज़ रीड कर रहा है। तो आप कह सकते हो ये वाली भी वैल्यू यही है और डेल्टा T1 की भी वैल्यू यही है, बिकॉज सारी सी बात है, सारे टेम्परेचर एक ही थर्मोमीटर से है और एक थर्मोमीटर की एक्यूरेसी ये है तो उसकी भी होगी। और एक्यूरेसी द सेम एज अनसर्टेनिटी, ठीक है। अब अगर थर्मोमीटर्स यूज टू मेजर दिस राइज, फाइंड द टेम्परेचर, व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर राइज। मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर राइज में क्या अनसर्टेनिटी है? तो टेम्परेचर का राइज हमने करना है, तो एरर्स ऑलवेज ऐड अप। अब एरर्स को हमें हमेशा ऐड करना, तो ये मत गलती कर लेना 100 - 40 कर लेना और गलती हो जाए वहाँ पे इक्वेशन माइनस की बना लेना। एरर्स ऑलवेज ऐड अप, ठीक है। तो जो भी एरर्स आपके आ रहे होते हैं उनको आपने ना हमेशा यहाँ पे ऐड अप करना होता है, अगर आपके पास इस तरह की कोई सिनेरियो आ रहा हो। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो कि इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, इक्वेशन आप इसकी बना लो 40 से राइज हो रहा है 100 पे जा रहा है। इक्वेशन आप बना लो टेम्परेचर चेंज इक्वल्स टू T0 + T1। तो ये इक्वेशन बन गई। और इसमें अगर इसकी हम परसेंटेज कैलकुलेट करें तो ये परसेंटेज हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा T0। अब ये थोड़ा सा अनफेयर हो गया, यहाँ पे आपके पास T00 आ गया। ओके चलो इसको ना चेंज कर लेते हैं, इसको आप कह लो ये है T1, ये है T2। बल्कि इसको भी ना चेंज कर लो, इसको भी चेंज करके आप पता क्या करो, आप इसको कहो U कह लो एंड देन प्लस V कह लो, इनिशियल प्लस फाइनल, ठीक है। ये चीज़ इसको कंसिडर कर लो। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा डेल्टा U ओवर U0 प्लस आपके पास हो जाएगा डेल्टा V ओवर V0। तो यहाँ पे ये अगर कैलकुलेट करनी है तो इसको आपने मल्टीप्लाई भी करना है ऑब्वियसली 100 से। तो इसके ऊपर आपके पास क्या हो जाएगा, जो U की वैल्यू है ना, जो भी इनकी अनसर्टेनिटी होगी वो 0.5 होगी दोनों की, इसकी भी 0.5, इसकी भी 0.5। इसका वैल्यू 40 है ट्रू वैल्यू और इसकी वैल्यू 0.5 है और इसकी टोटल वैल्यू 100 है। तो इन सब को हमने क्या करना है 100 से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो वी कैन फाइनली गेट आर ट्रू वैल्यू। तो इसमें हम देख लेते हैं 0.5 ओवर 40 प्लस 0.5 ओवर 100 और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो वी शुड गेट 1.75 एज आर आंसर। तो 1.75% हमारे पास यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी वांट दी वैल्यू सब्ट्रैक्ट, एक मिनट,
हाँ ठीक है, वैल्यूज़ हमारे पास ना सब्ट्रैक्ट हो रही हैं बिकॉज टेम्परेचर राइज हम करें ना, तो यहाँ पे आपके पास ना v माइनस यू कर लो। राइज जो इसके अंदर मगर आएगा, एरर सॉरी हाँ इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, बट एरर तो भी आएगी होगा। देखो एरर्स हमारे पास एरर्स ऐड हो जाते हैं जो इनके सिंपल अगर एरर्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है, हम स्क्रैच से अपनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, ये यहाँ पे मसला हो रहा है। अगर एरर्स खाली करते ना हाँ तो वो ऐड हो जाते, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा करो, मुझे ना इसको कंफर्म भी कर दे दो, यानी कहीं गलत चीज़ ना हो जाए। लेट मी जस्ट सी के इसका मार्किंग सी में आंसर क्या आपका सर आंसर सही होगा ना, क्योंकि एरर्स तो मैन्युअली ऐड ही होते हैं पहले से सब्ट्रैक्ट होगा। हाँ लेकिन एक मिनट मुझे ना देखने दो, होंगे तो एरर्स ऐड, बट लेट मी सी। एक मिनट, हमने ऊपर क्या किया था यहाँ पे, जो माइनस वाली हमारे पास स्टेटमेंट्स आई थी, कहीं इसमें हमने कोई गलती तो नहीं कर ली? अगर हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो अगर एरर्स हमारे पास ऐड हो रहे हैं ना, तो आई थिंक यहाँ पर भी हमारे पास ऐड ही होना चाहिए, ये वाला जो है कि ये अनसर्टेनिटी आ गई है, इसमें भी फिर ऐड होंगे हमारे पास। टू वैल्यू के लिए हम माइनस कर लेंगे, बट यहाँ पर भी ना फिर हमारे पास ऐड होगा, ये गलती है। यहाँ पे एरर्स को आप यहाँ पे ऐड कर दो, तो यहाँ पर भी आप ऐड करोगे, एरर्स ऑलवेज ऐड अप, ठीक है। तो इस वजह से हमने ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का एरर आ रहा था ना, वो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, तो यहाँ पर भी ये होगा। और ये वाली जो हमने चीज़ की थी, यहाँ पर भी आपके पास ना फिर ऐसे ही होगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे गलती थी ये फार्मूला के अंदर, क्योंकि एरर्स को हमेशा आप ना यहाँ पे ऐड करते हो, तो इसको भी फिर आप एडेड ही रखो, ठीक है। बिकॉज ये दोनों जो है ना, ये दोनों भी आपके पास इवेंचुअली एरर्स ही बन जाएंगे, तो उनको भी फिर आपको ना ऐड करना ही पड़ेगा एंड पे। तो 1.75 ही सही आंसर होगा आपके पास, ये करके आ जाएगा। बस एक चीज़ को याद रखना कि जो एरर्स होते हैं दे ऑलवेज ऐड अप। ट्रू वैल्यू के लिए माइनस कर सकते हो या डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो, बट फॉर एरर्स दे ऑलवेज ऐड अप। तो यहाँ पे आप लिख दो एरर्स ऑलवेज ऐड अप, ठीक है। ये चीज़ होगी यहाँ पे। तो अब मुझे बताओ, अब इज इट क्लियर? अली, सारा और साइन, कोई कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन के अंदर तो बताओ। साइन समझ आ गया आपको भी? यस सर। ओके चलो सही है। अच्छा इसके बाद हम देख लेते हैं, एक P2 का क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मैं चाह रहा था कि हम दूसरे भी कर लेते हैं, अब मुझे देखने दो अगर नेक्स्ट क्लास मेरी कौन सी, अगर मई जून की क्लास हुई तो वी कैन एक्सटेंड दिस वन। यस अच्छा, नेक्स्ट क्लास भी ना हमारी आज वही है, मैथ्स की है, वेंसडे है ना आज, तो चलो आज फिज़िक्स ऐसा करते थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, मैथ्स हम कम पढ़ लेंगे। वैसे भी AS मैथ्स के अंदर ना इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, वो थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू फिज़िक्स इतना लेंथी भी नहीं है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत आसान है, बट दिस इज़ काइंड डिफ़िकल्ट, सो इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं आज क्लास को। अगर किसी और को कोई इशू नहीं है तो, सारा कोई इशू तो नहीं है आपको, कोई और क्लासेस वगैरह हों इस वक्त तो बता दो। No, I don't have an issue. ठीक है।
अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर वो हमें क्या कह रहा है, टेबल 1.1 लिस्ट सम फिजिकल क्वांटिटीज, कंप्लीट द टेबल बाय प्लेसिंग अ टिक्स नेक्स्ट टू दी स्केलर क्वांटिटीज। तो हमने टिक लगाना है बस जहाँ जहाँ स्केलर आ जाए। तो एक्सेलरेशन इज़ डेफिनेटली नॉट अ स्केलर। तो चार्ज स्केलर होता है कि नहीं होता? चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल्स टू आई टी। आई थिंक स्केलर ही होगा, स्केलर ही होगा, आई थिंक स्केलर होना चाहिए। कोई कंफर्म कर दे। और आई थिंक स्केलर ही है। मोमेंटम तो आपके पास वेक्टर होता है। पावर भी आपके पास स्केलर होती है। अब थ्रस्ट की बात करें तो अब थ्रस्ट की डायरेक्शन वैसे हो सकती है। तो आई डू नॉट थिंक दैट अब थ्रस्ट, बताओ नहीं, क्या होगा? कोई सवाल नहीं है यहाँ? अच्छा ओके सही। अच्छा ठीक है, बस ना हमारे पास पे यही दोनों आपके पास होंगी स्केलर क्वांटिटीज़। बाय द वे इस चीज़ का ख्याल रखना, अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन आ जाते हैं ना जिसके अंदर वो खाली 1 मार्क आपको दे रहा है और आपको 2 ऑप्शन चूज़ करनी है, तो यहाँ पे अगर एक ऑप्शन आप चूज़ कर रहे हो, एक ऑप्शन गलत होगी, तो वो आपको पूरे के 0 नंबर देगा। वो 0.5 वाला कॉन्सेप्ट कैम्ब्रिज के अंदर होता ही नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का बस ख्याल रखना कि आपको एब्सोल्यूट मार्क्स मिलते हैं, आपको रियल नंबर्स में मार्क्स नहीं वो देता है। अच्छा, अब बी पार्ट पढ़ो। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, अ यूनिफॉर्म सिलेंडर हैज़ डायमीटर d, लेंथ l एंड मास m। द डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय दिस इक्वेशन उसने हमें दी हुई है। और वो कह रहा है टेबल 1.2 शोज द डेटा ऑब्टेन फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर। तो जो डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर आ रही है ना, वो हमने यहाँ पे डिटरमिन करनी है। और यहाँ पे इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी उसने दी हुई है, इसकी वो कह रहा है कैलकुलेट करके खुद बताओ भाई। तो इसमें हमने ये तो आराम से कैलकुलेट हो सकता है। यहाँ पे डी की करनी है तो खाली डी एक आपके पास सिंगुलर वेरिएबल है, तो वही ऊपर वाले फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे। अगर डी की आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है तो खाली डी है इसके अंदर, डी के अंदर सिर्फ डी है। तो ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा डी ओवर डी नॉट इंटू 100। तो इसके अंदर वैल्यूज़ प्लग इन करो। डेल्टा डी क्या है आपके पास 2 ये होगी 0.1 डेल्टा डी होगा। तो 0.1 मिलीमीटर्स करो, इसको डिवाइड करो 2 वैल्यू से जो कि आपके पास आ रही है 26.2 मिलीमीटर्स, और इसको आप ना मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 100 से। तो आपके पास यहाँ पे जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.1 ओवर 26.2 इंटू 100। तो दिस शुड बिकम 0.38 समथिंग। 0.38 की जगह 0.4 कर लो। ये देखो ये किस SF पे है, 1 SF पे दिया गया आपको आंसर। तो आपने इन सब को भी ना 1 SF पे ही करना है। तो इस चीज़ का SF का ख़ास ख्याल रखना है आप लोगों ने। पहले इसको नॉर्मल जो आपका फाइनल आंसर है उसको 4 से 5 SF पे दे दो। 4 से 5 SF के बाद डेटा देखो, डेटा कितने SF पे है। ये 0 SF पे है, ये 2 SF पे है, ये चलो 3 SF पे हो गया। लेकिन नॉर्मली जो आपके पास यहाँ पे डेटा आ रहा है वो आपके पास ये हमने पता क्या करना है इसमें भी। अब आपके पास ना ये नहीं हो सकता कि आप हर डेटा को आप देखने लग जाओ। जिस तरह मैंने यहाँ पे डेटा देखा था मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा ये 3 SF आ रहा है, अच्छा ये 1 SF आ रहा है, अच्छा तो इसमें तो मसला हो गया हमारे पास। तो इसमें आप क्या करो, आप सिर्फ जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी वाली वैल्यू आ रही है ना वो देखो, ये आपके पास इसी तरह आ रहा है आपके पास, बल्कि 1 SF में उसने यहाँ पे दिया हुआ है। तो 1 SF अगर आप यहाँ पे करो तो 1 SF शुड बी हेयर, यहाँ पर आपके पास 1 SF बन जाएगा। 0 के बाद जो भी पहला आपका पॉइंट बनेगा तो ये 0.4 हो जाएगा। 0.4 परसेंटेज आपके पास बन जाएगा अकॉर्डिंग टू 1 SF, ठीक है। तो ये आपके पास 0.4 आ जाएगा। अब देखो इसमें अगर वो जो हमारे पास O लेवल फिजिक्स में क्या कहते थे कि यहाँ तो 3 SF पे दे दो आप, यहाँ तो आप 4 SF पे दे दो, आपका आंसर करेक्ट रहेगा। अब इसके डेटा के मुताबिक तो आपके पास 1 SF पे आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे देखकर मुझे दिखाओ 3 SF पे आंसर, 2 SF पे, एग्जामिनर कैसे नहीं गलत करेगा, कर देगा वो गलत। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि जब भी आप इस तरह सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैलकुलेशंस करें तो डेटा के हिसाब से करो, ठीक है। तो वो आपके पास फिर एक्यूरेट चीज़ें रहती है। तो यहाँ पे इसको आप लिख दो, ये 0.4 हो जाएगा। और इसमें अगर करना है L की परसेंटेज आपने कैलकुलेट करनी है तो ये भी वही सेम आपने यहाँ पे फार्मूला लगाना है, डेल्टा L ओवर L नॉट इंटू 100 और इक्वल्स टू डेल्टा L की क्या वैल्यू है 1 ओवर नीचे इसकी वैल्यू आ रही है 162, इसको मल्टीप्लाई करो 100 से तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 162 इंटू 100 एंड इट शुड बिकम 0.617। तो हो जाएगा 0.617। इसको भी 1 SF पे कर दो तो ये कितना बन जाएगा 0.6%। तो दिस इज़ गोइंग टू बी योर फाइनल परसेंटेजेस वगैरह, ठीक है। अब ये देखो एक्यूरेट फॉर्म में आ गए, बिल्कुल एक जैसे की तरह एक जैसे दिख रहे हैं सब। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट दी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज इन DNL, तो ये तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, मार्क इसका मिल गया हमें। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट दी डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर, उसने कहा कैलकुलेट दी डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर। तो व्हाट इज़ मेंट बाय दिस, ये डेंसिटी की वो ट्रू वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है,
नेवर कन्फ्यूज दिस, दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द ट्रू वैल्यू ऑफ डेंसिटी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अगर वो कहेगा कैलकुलेट डेंसिटी करो, कैलकुलेट मास करो, तो उसका ट्रू वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो ट्रू वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला इक्वेशन उसे दी हुई है, यस दी हुई है यहाँ पे। तो यही वाली जो इक्वेशन आ रही है यही आपने अप्लाई कर लेनी है। रो इक्वल्स टू 4m ओवर पाई, लिख लेते हैं, रो इक्वल्स टू 4m ओवर पाई डी स्क्वायर, और इसके साथ साथ आपके पास आ जाएगा यहाँ पे एल आ जाएगा। यहाँ पे कैपिटल डी था, तो चलो ख्याल कर लेना उसका, लेकिन मैं अभी इसको फिक्स नहीं कर रहा। 4 हो गया एंड देन पाई हो गया। अब आपने करना है कि इसकी, बल्कि एक मिनट, नेवर माइंड, जब आपने ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है ना, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखो, नेवर इग्नोर कॉन्स्टेंट्स इन ट्रू वैल्यूज़, नेवर इग्नोर कॉन्स्टेंट इन ट्रू वैल्यू। वो इसेंशियल पार्ट होता है, पाई इसेंशियल पार्ट है आपका, ठीक है। यू कैन, आपका गुजारा नहीं है इसके बगैर। तो यहाँ पे पाई आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 4 आ जाएगा। 4 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है मैथ्स के साथ। मैथ्स आपके पास क्या है यहाँ पे 247 ग्राम्स, तो ये हो जाएगा 247 एंड देन इसको मल्टीप्लाई कर दो 10⁻³ से, और इसको आप डिवाइड कर दो पाई से, एंड देन आपके पास डी स्क्वायर आ रहा है। डी जो है 26.2 है, ठीक है। तो इसको आप कर लो 26.2 मिलीमीटर्स में है ना, तो ये हो जाएगा 10⁻³ और ये हो जाएगा स्क्वायर, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो एल से। तो जो एल है उसकी ट्रू वैल्यू 162 है, तो इससे 162 से मल्टीप्लाई करो। लेकिन ऐसे यूनिट्स का खास ख्याल रखना है, 162 मिलीमीटर्स है ये भी, तो इसको भी यहाँ पे 10⁻³ कर दो। ये चीज़ करो, और अब यहाँ पे कैलकुलेट करो कि डेंसिटी क्या आती है। 4 × 247 × 10⁻³ ओवर आ जाएगा आपके पास पाई × 26.2 × 10⁻³ हो जाएगा। इसको आप कर लो स्क्वायर, और फिर इसके अंदर आप मल्टीप्लाई कर लो 162 × 10⁻³ तो इस तरह जब आप कैलकुलेट करोगे तो योर आंसर शुड गेट 2828.06 समथिंग। और इसको अब आपने कितने SF में करना है ये हम देख लेते हैं। इसको आप ना यहाँ पे ट्रू वैल्यूज़ कितने SF पे आ रही हैं, 3SF। तो इसको आप ना 3SF में कर लो यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको 3SF पे कर लो, 1SF 2SF एंड देन 3SF। तो यहाँ पर इसको आप कर लो 2830 एज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो 2830 आपका ना यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह करके इसको लिखना है। तो यहाँ पे ऐसे यूनिट्स भी आपको थोड़ी सी सेंस बन रही होगी कि वो किस तरह कैलकुलेट करने, और ट्रू वैल्यूज़ को भी पता चले किस तरह करना है। अब यहाँ पे अच्छा मुझे पहले बताओ ये चीज़ क्लियर है ना सबको, अली, सारा और साइम? ओके अच्छा, अब इसके बाद वो हमें क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द डेंसिटी। अब ये वाला तो हमने बहुत ज़्यादा MCQs में हमने की हुई है ये सेम चीज़, तो अब ये हमारे से आराम से हो जाएगी, इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ डेंसिटी। और डेंसिटी की फार्मूले में देखो क्या क्या चीज़ें आ रही है, M आ रहा है, D आ रहा है और L आ रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अच्छा अब यहाँ पे नॉर्मली आप वैसे करोगे आप इसकी, लेकिन यहाँ पे तो आपने इनकी कैलकुलेट कर ली है ऑलरेडी, तो ये चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं। आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो परसेंटेज ऑफ M, और फिर आप कर दो परसेंटेज ऑफ D, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से, बिकॉज 2 पावर आ रही है, एंड देन परसेंटेज ऑफ L कर लो। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा, M की वैल्यू क्या आ रही है 0.4, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.4%, और जो D आ रहा है आपके पास वो आ रहा है 0.4 आ रहा है। 0.4 को साथ ही साथ ना 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दो, और यहाँ पे L की परसेंटेज क्या थी 0.6, तो यहाँ पे 0.6 आ जाएगा। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो, 0.4 + 0.4 × 2 + 0.6, तो ये 1.8 आपके पास परसेंटेज आंसर आ जाना चाहिए। तो इट्स गोइंग टू बिकम 1.8, तो ये आपके पास ना फाइनल यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल में हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी की हर तरीके के क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑलरेडी गिवन हो तो आपने बस उनको सिंपली ऐड कर देना है, अगर ना गिवन हो तो आपने लॉन्ग मेथड से करना है, जिस तरह हम MCQs वगैरह में करते आ रहे हैं। डेल्टा आपने लेना है, फिर डेल्टा ओवर आपने ट्रू वैल्यू करनी है, फिर उसको आपने मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तो इस तरह करना है। बाकी इसके अंदर जो एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन वाले एग्जाम्पल्स मैंने इतनी नहीं करवाई, बिकॉज वो इतनी ना टेस्ट होती भी नहीं है, ठीक है। टू बी फेयर
दे डोंट टेस्ट दैट मच बिकॉज दे आर वेरी वेरी ईजी, उसमें कोई इतना मसला नहीं होता। और अगर आ भी गए हैं वैसे क्वेश्चन तो दे आर नॉट गोइंग टू बी एन इशू एट ऑल। आपने बस फार्मूलाज वो वाले अप्लाई करने हैं, फार्मूलाज अप्लाई करोगे आपका आंसर आराम से हो जाएगा, और उसकी भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, ये ऐसे यूनिट्स का सवाल है। द ड्रैग फोर्स एफ डी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू एयर इज गिवन बाई दिस, यूज द एसआई बेस यूनिट टू शो दैट द ड्रैग फोर्स कोफिशिएंट हैज़ नो यूनिट्स। ड्रैग फोर्स कोफिशिएंट आपके पास ये एफ डी है, तो हमने बताना है कि एफ डी के कोई भी यूनिट्स नहीं है, इट्स यूनिटलेस। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, एफ टी को हम यहाँ पे लिखते हैं एफ टी इक्वल्स टू 1/2 एंड देन सी रो ए एंड देन वी स्क्वायर। और सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करो, कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर दिया, अब आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, एफ टी आ गया इक्वल्स टू सी। सी आपके पास क्या है, ये भी कांस्टेंट है। अच्छा एक मिनट, वेट अ सेकंड, हमने इसके यूनिट्स फाइंड करने हैं, सी के यूनिट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सी को आपने ना सब्जेक्ट बनाना है अभी, तो सी को सब्जेक्ट बना दो। ऐसा करो, पहले सी को यहाँ पे लाओ, सब्जेक्ट बनाओ, सी को सब्जेक्ट बनाओ। यहाँ पे एफ डी आ जाएगा, एफ डी यहाँ पे अकेला खड़ा हुआ था, और यहाँ पे जाके सारी जो चीज़ें इससे यहाँ पे नीचे, इसके नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो ये चीज़ होगी। और अब यहाँ पे सी आ जाएगा, एफ डी जो होता है वो फोर्स है हमारे पास। फोर्स आपके पास एक तरह की होती है, चाहे ड्रैग फोर्स हो, चाहे ए रेजिस्टेंस हो, चाहे रेजिस्टिव फोर्स हो। एफ इक्वल्स टू एम ए, या एफ इक्वल्स टू आप कह लो एफ इक्वल्स टू एम ए होता था, है ना, तो एम ए आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर आप कह लो एफ इक्वल्स टू एम ए ओवर डेंसिटी आपके पास क्या हो जाएगी, मैस ओवर वॉल्यूम। और एरिया जो होता है वो आपके पास हो जाएगा, अभी खैर इसको एरिया ही लिख दो, और जो वेलोसिटी है उसको भी खैर अभी इसी तरह लिख दो। अब इनके यूनिट्स प्लग इन करो तो ये हो जाएगा केजी, ये एक्सेलरेशन हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे आपके पास ये जो मैस आ रहा है इसका भी केजी हो जाएगा। अच्छा, अब एक जो कॉमन मिस्टेक बच्चे यहाँ पे करते हैं ना, वो ये करते हैं कि आप इस तरह एम लिखोगे, और जब आपने एम लिख लिया आप इसको कंसिडर कर लोगे मीटर्स। मीटर्स मैस का स्मॉल एम, मीटर्स का एम सेम होता है, तो ये गलती बिल्कुल भी ना करना है, बहुत कॉमन मिस्टेक है। मैं इवन जब पढ़ाते हुए मिस्टेक कर देता हूँ, तो जाहिर सी बात है आप लोग भी अपने एग्जाम के दौरान कर सकते हो। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना, जब आप एम लिखते हो ना, तो एम को देख लेना कि क्या आपके पास किलोग्राम्स वाला एम है या आपके पास मीटर्स वाला एम है। तो ये बड़ी एक कॉमन एरर होता है ऐसे यूनिट्स के क्वेश्चन में, और आराम मुफ्त के मार्क्स आपके ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे किलोग्राम्स आ जाएगा, और नीचे आपके पास आ रहा है वॉल्यूम। अब ये जो वॉल्यूम आ रहा है ये भी बड़ा इशू होता है, वॉल्यूम और वेलोसिटी। वॉल्यूम और वेलोसिटी को भी बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना। वॉल्यूम है ये आपके पास डेंसिटी का, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर एरिया है। और अब ये देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या वेलोसिटी है। वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी आपके पास होता है एम एस माइनस 1 एंड देन स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा अगर हम रीअरेंज करें, और तो के जी वैसे ही आपके पास यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, और ऊपर आपके पास क्या रह जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे आपके पास रह जाएगा यहाँ पे, इसको लो तो ये मीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर करो, m4 आ गया ऊपर, s माइनस 1 को स्क्वायर करो तो s माइनस 2 हो जाएगा, और नीचे आपके पास क्या आ रहा है, m3 आ रहा है। अब यहाँ से क्या चीज़ कट जाएगी, यहाँ से आपके पास ये कट जाएगा, और खाली मीटर ये रह जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे क्या रह गया, आपके पास यहाँ पे रह गया मीटर दिस, ऊपर भी और नीचे भी आपके पास ये रह गया। तो यहाँ पे इन दोनों को कैंसिल आउट करो, तो आपके पास यहाँ पे क्या यूनिट्स आ जाएंगे, आपके पास ये यूनिट आ जाएगा, मतलब इट इज़ यूनिटलेस। 1 आपके पास यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो ये मुझे बताओ, साइम सारा अली, इज दिस क्लियर? इसमें कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग एक क्वेश्चन करो और मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ग्रुप में मुझे सेंड करो। ये भी परसेंटेज का ही मैं ढूंढ के दे देता हूँ ताकि उसकी प्रैक्टिस हो जाए। फिर हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं, जो दूसरी वाली अनसर्टेनिटी वगैरह है, फिर उसको हम कर लेंगे। अच्छा, ये हो गया। इसका मुझे आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या आता है आप लोगों को। मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, चलो ठीक है। इसका सोल्यूशन फाइंड करो और मुझे बताओ फिर कि इसका क्या आंसर आता है। ग्रुप में मुझे भेज देना, वहीं पे मैं चेक करूँगा।
अच्छा साइम, आंसर तो मुझे नहीं पता इसका क्या आ रहा है, बट वो चेक करना पड़ेगा। पहले सब मुझे बता दो, फिर मैं सॉल्व करवा देता हूँ। अच्छा ओके, देखता हूँ आंसर्स क्या आ रहे हैं। 1.4, 0.9। क्या करना था हमने? वॉल्यूम कैलकुलेट करनी थी ना। लेंथ आ गया, विड्थ आ गया। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन टफ है थोड़ा सा, मैं बताता हूँ। इसमें ना अनलेस यू रियली ड्रॉ दी डायग्राम, थोड़ा सा इशू हो सकता है इसमें। एक मिनट। अच्छा, इसमें वो पता है क्या कह रहा है? इसमें वो कह रहा है कि आपके पास एक सॉलिड बार है विच हैज़ अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एक आप कह लो यू गॉट सॉलिड बार, कोई सा भी सॉलिड बार हो सकता है, और उसका ना बस एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे एक स्क्वायर टाइप सा ना एक एरिया बन रहा है यहाँ पे। अब आई एम नॉट द बेस्ट एट ड्राइंग बट आई विल ट्राई। तो लेट्स सपोज आपके पास ना इस तरह करके कोई एक सॉलिड आ रहा है। अब आगे नहीं मुझसे बन रही, ठीक है। तो इस तरह करके आपके पास एक सॉलिड आ गया और जिसका एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है कि जो ऊपर वाला पार्ट आ रहा है ना, ऊपर वाला पार्ट, ये वाला आपके पास स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। और इसमें वो कह रहे हैं इट्स लेंथ इज़ मेजर्ड एज 50 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर्स एंड इट्स विड्थ इज़ मेजर्ड एज 2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ओके, अब वो कह रहे हैं दीज वैल्यूज आर यूज्ड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द पार्ट। व्हाट इज़ द परसेंटेज uncertainty of the calculated volume? A solid bar is a cross section area, its length is measured as this and its length these are used to calculate. अच्छा, यहाँ पे पता है क्या हो रहा है? यहाँ पे एक चीज़ ये हो रही है कि आपके पास ऊपर वाली जो लेंथ आ रही है ना, यहाँ पे बल्कि मैंने थोड़ा सा ये बड़ा बना दिया इस डायग्राम को। असल में यहाँ पे आपके पास एक आप कह लो क्यूब टाइप एक चीज़ आ रही है और वो ना इस तरह करके आपके पास ना एक सॉलिड सा आ रहा है। इस तरह करके इसको कंप्रेस कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह करके आपके पास एक सॉलिड आ रहा है और ये वाली जो एक उसने ये लेंथ दी है ना, तो लेंथ उन्होंने आपको प्रोवाइड कर दिया। लेंथ आपके पास इतनी आ रही है। ये वाली जो लेंथ है ये भी आपके पास 50 बन जाएगी, और जो ये वाली लेंथ आ रही है ना, ये भी आपके पास 50 बन जाएगी। और जो आपके पास विड्थ आ रही है, विड्थ आपके पास ये बन जाएगी, ये जो साइड वेज आती है। तो विड्थ को आप कह सकते हो विड्थ इज़ 2, तो विड्थ इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू
2 हो जाएगी। तो अब आपने करना है कि अब आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट वॉल्यूम आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसका ये जो टॉप पे आपके पास आ रहा है ना ब्लू कलर का एरिया, इसका आप एरिया कैलकुलेट करो। एरिया कैसे होगा, 2 × 50 करोगे क्योंकि स्क्वायर है। बल्कि एक मिनट स्क्वायर का है ना क्रॉस सेक्शन एरिया। अच्छा तो फिर तो ओके, नेवर माइंड, मैंने गलती की है यहाँ पे। दिस इज़न्ट हाउ इट्स डायग्राम इज सपोज टू बी। उन्होंने यहाँ पे ऊपर एक स्क्वायर बनाया है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली एक स्क्वायर बना लो और नीचे आपके पास ना वो हो जाएगा, इस क्यूब की फॉर्मेशन हो जाएगी। चलो अब मैं क्यूब नहीं बना रहा, बस दिस इज़ इट, दिस इज़ व्हाट आई नो। तो बस इससे ज़्यादा मुझसे नहीं बनना। तो ये आपके पास एक क्यूब है, ऊपर आपके पास स्क्वायर है। तो स्क्वायर का मतलब ये उन्होंने क्या कि उसकी विड्थ आपके पास 2 है। तो इसका मतलब है अगर ये वाला पार्ट आपके पास, इस पार्ट की लेंथ आपके पास 2 है ना, तो ऊपर वाला पार्ट स्क्वायर है, तो इस पार्ट की भी लेंथ 2 होगी। और उन्होंने लेंथ आपको प्रोवाइड की है। लेंथ कितनी प्रोवाइड की है, जो टॉप से लेके बॉटम तक जो लेंथ आ रही है वो 50 आ रही है। तो आपने इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ये आपके पास ऊपर वाला जो पार्ट है वो स्क्वायर वाला पार्ट है। तो अगर इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे तो पहले ऊपर ब्लू वाले पार्ट का एरिया कैलकुलेट करो, एरिया को मल्टीप्लाई करो लेंथ से, तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन है वो फिर आपके पास बन जाएगी वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इंटू लेंथ। ये भी आपके पास एक फार्मूला होता था फिज़िक्स के अंदर। तो यहाँ पे आपके पास जो एरिया है वो बन जाएगा 2 स्क्वायर का, और जो लेंथ है वो आपके पास क्या बन जाएगी 50 बन जाएगी। अब ये सेंटीमीटर्स में आ रहा है सब कुछ, तो सेंटीमीटर्स में आ रहा है तो ट्रू वैल्यू कर रहे हो तो कर लो, कन्वर्ट कर लो इसको वापस। यहाँ करने की ज़रूरत है कि नहीं है, बल्कि नहीं ज़रूरत, करो ही ना। ट्रू वैल्यू तो हमें चाहिए नहीं, हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है ना। ठीक है, मैं भी थोड़ा सा लॉस्ट हो गया इसमें, लेकिन ये एक्स्ट्रा ही स्टेप है। ये जिस तरह हम ऊपर कर रहे थे ना, तो वैसे करने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। इसको डायरेक्ट आप यहाँ पे बस इसका फार्मूला लिखो। फार्मूला आपके पास क्या आएगा, विड्थ इंटू विड्थ, ये आपके पास एरिया हो गया, और इसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है जो भी आपके पास हाइट आ रही है। कितनी हो रही है हाइट, h इज़ योर हाइट, तो इससे आपने मल्टीप्लाई करवाना है। तो अब इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दो, तो ये बन जाएगा w² इंटू हाइट। अब इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल लो, तो ये आपके पास बन जाएगा v² इक्वल्स टू 2 इंटू डेल्टा w ओवर w नॉट एंड देन प्लस डेल्टा h ओवर h नॉट। तो ये अब आपके पास आ जाना चाहिए 2, और डेल्टा w कहाँ पर है, डेल्टा w ये है 0.01, तो हो जाएगा 0.01 ओवर w की ट्रू वैल्यू क्या 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और इसको आप ऐड कर दो फिर डेल्टा h में। डेल्टा h क्या 0.2 है, तो ये हो गया 0.2 और डिवाइडेड बाय आपके पास हो गया 50। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो, 2 इंटू 0.01 ओवर 2 इंटू 0.2 ओवर 50, तो ये आ जाएगा 100 से भी मल्टीप्लाई कर लो इसको। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू समथिंग है, बल्कि कोई इशू हो रहा है यहाँ पे, 1.4 आ रहा है ना इसका आंसर। क्या गलती की है इसमें, 0.2 ओवर 50, 0.01 ओवर 2, 100 से मल्टीप्लाई करना है इसको। एक मिनट, ठीक है 1.4 ही आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक थी। ठीक है, तो इस तरह करके आप लोग 1.4 कर सकते हो, इस तरह आंसर आना है। बस ये थोड़ी सी डायग्राम वगैरह यहाँ पे ट्रिकी थी। अभी वैसे इस तरह भी समझ सकते हो, लेकिन हो जाता है कभी कभार बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू ड्रॉ अ डायग्राम। अगर डायग्राम ड्रॉ कर लोगे तो आराम से सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे। तो ये मुझे कंफर्म कर दो सबको अब समझ आ गई कि नहीं। बाकी एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज़ के क्वेश्चन हैं उसके भी कुछ यहाँ पे मैंने करवाए थे बच्चों को, तो वो भी दोबारा कर लेते हैं। ये है हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का। एक इसका हम कर लेते P1, एक कर रहे थे P2। बताओ अली। अच्छा ऐसा करो अली, एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं एंड देन आई विल गिव यू अ नमाज ब्रेक, फिर हम मैथ शुरू करते हैं उसके बाद। बस एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम कर लेते हैं क्लोज। 25 तक मैक्स क्लोज हो जाएगा। ये बस मैं करवाना चाह रहा हूँ एक परसेंटेज अनसर्टेनिटी का सवाल। इसमें उन्होंने कहा कि डेंसिटी आपने डेंसिटी जो कैलकुलेटेड डेंसिटी है उसकी वैल्यू उसने आपको दे दी है 2.50। तो ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये वैल्यू कौन सी आ रही है, ये वैल्यू आपके पास आ रही है डेंसिटी नॉट वाली वैल्यू आ रही है, जो भी ट्रू वैल्यू डेंसिटी की बन रही है, इट्स दैट। एक मिनट,
ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये आपके पास बन जाएगी डेंसिटी नॉट, ये ऑलरेडी अवेलेबल है। अब आपने अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है इस रिजल्ट के अंदर, मतलब अनसर्टेनिटी ऑफ डेंसिटी आपने कैलकुलेट करनी है, आपने डेल्टा डेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो उन्होंने मैस दिया हुआ, लेंथ दिया हुआ, वेट दिया हुआ, वॉल्यूम दिया हुआ। तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो क्या बनती है, डेंसिटी इक्वल्स टू मैस ओवर वॉल्यूम। दिस इज़ द इक्वेशन दैट विल बी यूजिंग। लेकिन हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम की जगह क्या गिवन है, वॉल्यूम की जगह आपके पास गिवन है यहाँ पे वॉल्यूम के सब कंपोनेंट्स, मतलब लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है और हाइट गिवन है। तो इसको इस तरह कंप्रेस करके लिख लो। अब आपने इसकी अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, तो यहाँ पर आप लिखो, अब परसेंटेज की कोई बात नहीं हो रही, तो इसको फुली आप इस तरह करके लिख लो। यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू दिस, एंड देन यहाँ पर आएगा डेल्टा एम ओवर एम नॉट। एम आपके पास सिर्फ एक ही दफ़ा पेयर हो रहा है, बल्कि सारी चीज़ें एक दफ़ा पेयर हो रही हैं। अब आपके पास आ जाएगा डेल्टा एल ओवर एल नॉट, फिर आपके पास आएगा डेल्टा डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू नॉट, एंड देन आपके पास आएगा डेल्टा एच ओवर एच नॉट। अब बस इनकी वैल्यूज़ प्लग इन कर लो। आपने ये जो चीज़ है ना ये आपने कैलकुलेट करनी है। जो नॉट की वैल्यू वो उन्होंने दी हुई है 2.50 उन्होंने आपको दे दी है। डेल्टा एम की वैल्यू 0.1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.1 ओवर एम नॉट की वैल्यू, ट्रू वैल्यू क्या है इसकी 25, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। एंड देन आपके पास यहाँ पर डेल्टा एल की वैल्यू 0.01 है और डेल्टा एल नॉट की वैल्यू क्या 5 है, बड़ी वाली वैल्यू और सबसे पहले वाली वैल्यू, तो ये 5 हो जाएगी। डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू 0.01 है, असल वैल्यू इसकी 2 थी और इसकी 0.01 ओवर 1, 0.01 ओवर 1। तो इन सब को आपने क्या करना है, इन सब को आपने मल्टीप्लाई करना है एंड यू कैन ईजिली कैलकुलेट योर आंसर। तो बस मुझे आंसर यहाँ पे कंफर्म करने दो, देन विल एंड दिस क्लास। ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो 250 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.05 समथिंग, 0.0525 समथिंग ना आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन बन रही है, ऑप्शन सी बन रही है। बाकी इसकी अप्रॉक्सीमेशन के ना कुछ रूल्स होते हैं जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी बस मेथड सीख लो कि करना किस तरह चाहिए, ठीक है। रूल्स मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। अच्छा चलो ठीक है, अब फिर हम फिज़िक्स को क्लोज़ करते हैं। 5 मिनट की आप लोग ब्रेक ले लो, 7:30 पे हम फिर मैथ्स स्टार्ट करेंगे, बल्कि 7:35 पे मैथ्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बेशक क्लास में ही रहो और रीजॉइन कर लेना आप लोग, ठीक है। अली और साइन, चलो फिर उतनी देर तक अल्लाह हाफ़िज़।